दोस्तों वॉशिंगटन इरविन ने कहा है, महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। स्वागत करते हैं आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं और पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों, अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो जो पहला वाला है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, जो रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु बदल जाते हैं, ये कि गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर कथन दो जो है गलत, सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, अर्थात न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही मिश्रण में आता है। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, ये यहाँ पर इंग्लिश में भी हमने दिए हैं। इंग्लिश में यदि आप चाहते हैं तो इंग्लिश में भी इनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आयनिक बंध के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनके निर्माण में एक तत्व विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए। दूसरा है, एक तत्व की अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तथा दूसरे तत्व की अंतिम कक्षा में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन से कथन असत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए। दोस्तों, यहाँ पर के इनके निर्माण में केवल एक तत्व विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए। दोस्तों, आयनिक बंध के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में कथन पहला जो है असत्य है, क्योंकि आयनिक बंध के निर्माण में एक तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक तत्व जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना जरूरी है। तो कथन दूसरा सत्य है, जहाँ पे दिया गया है कि क्योंकि एक तत्व की अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तथा दूसरे तत्व की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिससे कि अष्टक पूर्ण हो सके। तो यह कथन जो है सही है और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहसंयोजी यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सहसंयोजी यौगिक में प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं। दूसरा है, NH3CH4 आदि सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब है
कौन से कथन सत्य हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। दोस्तों सहज संयोजी यौगिकों को संदर्भ में कथन एक जो है असत्य है, क्योंकि सहज संयोजी आबंध वह रासायनिक आबंध होता है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो दोस्तों सहज संयोजी यौगिकों के उदाहरण है NH3CH4, तो ये यहाँ पर सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रासायनिक आबंध के निर्माण के समय ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है। दूसरा, रासायनिक आबंध के निर्माण के समय ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। तीसरा है, रासायनिक आबंध के निर्माण के समय अवशोषित ऊर्जा की अपेक्षा अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। या चौथा है, रासायनिक आबंध के निर्माण के समय ऊर्जा न तो अवशोषित होती है और न ही मुक्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 3 और 2, ऑप्शन डी है केवल 4। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, केवल 2। दोस्तों कथन 2 सही है, जहाँ पर दिया गया है कि रासायनिक आबंध के निर्माण के समय ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, जबकि कथन 1, 3 और 4 जो है गलत है। दोस्तों जब एक रासायनिक आबंध बनता है तब हमेशा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यह आबंध रासायनिक संयोग के बाद बनते हैं तथा परमाणु अपने से सबसे पास वाली निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों रासायनिक आबंध एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पर जो कि सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब सोडियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। दूसरा है, ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा सहसंयोजक बंध बनता है। ऊर्जा अवशोषित होती है तथा आयनिक बंध बनता है। चौथा है, ऊर्जा अवशोषित होती है तथा सहसंयोजक बंध बनता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 4। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। जब यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। दोस्तों जब सोडियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। दोस्तों आयनिक यौगिक का निर्माण धनायन और ऋणायन के आयन के मध्य होता है। आयनिक वेव के निर्माण का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, अर्थात इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जो निकाय की मुक्त ऊर्जा में कमी के साथ संपन्न होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, कैल्शियम क्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन बी है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन सी है, सोडियम क्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक है। और ऑप्शन डी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक है। दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 एक महत्वपूर्ण अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है, यानी कि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। एक विलायक के रूप में दोस्तों इसका उपयोग आयोडीन, तेल, वसा और अन्य अध्रुवीय यौगिकों को घोलने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक और अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्नों में 2 तथ्य दिए गए हैं, एक कथन तथा दूसरा कथन सेकंड। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला है,
शुद्ध सहसंयोजी यौगिक विद्युत के चालक होते हैं किंतु आयनिक यौगिक नहीं। कथन दूसरा है, शुद्ध सहसंयोजी यौगिक के क्वथनांक तथा गलनांक शुद्ध आयनिक यौगिक से कम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं तथा दूसरा कथन पहले का सही स्पष्टीकरण है। तो बी है कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य हैं परंतु कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कथन 1 सत्य है परंतु कथन सेकंड असत्य है। और ऑप्शन डी है कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 असत्य है परंतु कथन द्वितीय सत्य है। दोस्तों क्योंकि शुद्ध सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं जबकि आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के कारण इनके गलनांक और कथनांक शुद्ध सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में उच्च होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सहसंयोजक आबंध दिशात्मक होते हैं। ऑप्शन बी, आयनिक आबंध दिशात्मक होते हैं। ऑप्शन सी, सहसंयोजक और आयनिक दोनों आबंध दिशात्मक होते हैं। ऑप्शन डी, सहसंयोजक और आयनिक दोनों आबंध अदिशात्मक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब जो है वह है ऑप्शन नंबर ए, सहसंयोजक आबंध दिशात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सहसंयोजक आबंध दिशात्मक होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कितने प्रश्न सही आते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके आप ये भी ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट यदि आप बाई करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों सहसंयोजक आबंध का निर्माण दो समान परमाणुओं या लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाले दो असमान परमाणुओं के मुख्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न रहने वाला है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी है, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। ऑप्शन सी है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। और ऑप्शन डी है, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, बाकी यहाँ पर सभी कथन जो हैं सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें तो धात्विक यानी मेटेलिक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी के साथ साथ जो धनायन बनने की टेंडेंसी है वह कम हो जाती है। दोस्तों किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। इसका कारण ये है कि समूह में नीचे की ओर जाने पर आकार में वृद्धि होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय आकर्षण यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता है। तो जो तत्व इसे शीघ्रता से त्याग देते हैं और धनायन बनने का गुण धात्विक लक्षण बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। इंग्लिश में भी आप इसे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों के लिए आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी एक तत्व के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा है, तत्वों के किसी एक समूह में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तीसरा है, किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है?
तो दोस्तों यहाँ पर उठते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है दो और तीन। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों रासायनिक तत्वों के लिए आवर्त सारणी के संदर्भ में कथन पहला और तीसरा असत्य है, क्योंकि दोस्तों किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव बाएं से दाएं चलने पर क्रमशः बढ़ता है, साथ ही किसी निर्दिष्ट आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लुईस अवधारणा के अनुसार एक अम्ल है प्रोटॉन दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकर्ता या प्रोटॉन स्वीकर्ता। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकर्ता। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओस्टवॉल्ट का तनुकरण नियम निम्नलिखित पर लागू होता है। केवल प्रबल विद्युत अपघट्य, केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य, गैर विद्युत अपघट्य या प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल का पीएच 4 है, घोल की मोलरता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 0.0001। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब कोई भी पदार्थ जो बहुलक कहलाने वाली अनेक दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना है होता है, बहुलक कहलाता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं मस। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक विन्यास श्रेणी में नहीं आता है? क्रॉस लिंक, एटेक्टिक, सिंडियोटैक्टिक या आइसोटैक्टिक। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस लिंक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, इपॉक्सी, पॉलिस्टर या नायलॉन। तो दोस्तों इपॉक्सी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, इपॉक्सी यहां पर जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानदंड पॉलीमर पर लागू नहीं होता? स्रोत, संरचना, तैयारी की विधि या मोनोमर्स की संख्या। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट अप्लाई टू पॉलीमर्स। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ मोनोमर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में नहीं आता है? सेलुलोज, स्टार्च, रेयन या आरएनए। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेयन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुलक के संश्लेषण में नियमित आधार पर छोटे अणुओं का क्षय आवश्यक होता है? पॉलीथीन, नायलॉन 66, ब्यूना एन या ब्यूना एस। सही जवाब है ऑप्शन बी, नायलॉन 66। अगला प्रश्न है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? इसे फॉस्फोनिक एसिड भी कहा जाता है। ऑप्शन बी है फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। ऑप्शन सी है यह मोनोबेसिक है, या ऑप्शन डी इसे H3PO2 द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फोनिक एसिड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।
ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और यदि आप प्रैक्टिस सेट बाई करना चाहते हैं फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, तो आप हमारी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।